नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अरविंद कुमार आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में जो इकोनॉमिक्स है उसका हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो वो चल रहा है हमारा पंचवर्षीय योजना। कौन सा चल रहा है? पंचवर्षीय योजना। हम क्या पढ़ रहे हैं? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं में हमने 6 योजनाएं तो देख ली थी। पिछली जो 2 क्लासेस थी उनमें 6 योजनाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपकी 7th यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना होगी। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी कब से कब तक चली, बताइए। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, बताओ। तो वो चली थी सन 1985 से लेकर 1990 तक। कब से कब तक? 85 से लेकर 1990 तक। और इसका उद्देश्य क्या था? जो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक समानता। सामाजिक एवं आर्थिक समानता। आपने देखा होगा समाज में बहुत सी जातियां प्रजातियां रहती हैं, तो उनमें और जो आर्थिक, जो बहुत सारा गरीब और बहुत ज्यादा अमीर जो लोग हैं, उनके बीच जो समानता का भाव है उसको विकसित करना है 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। एवं आधुनिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। और क्या था? आधुनिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आधुनिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि आधुनिक जीवन में अब क्या है, ये आधुनिक काल चल रहा है, इसमें आत्मनिर्भर होकर अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने के लिए उद्देश्य रखा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो उसके मेन उद्देश्य क्या थे? सामाजिक एवं आर्थिक समानता, आधुनिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो आगे समझ, इसका जो इसने लक्ष्य रखा था, जो इसका जीडीपी का जो लक्ष्य था वो कितना रखा था? 5%। और जबकि प्राप्त कितना हुआ था? वो प्राप्त हुआ था 6.1%। तो बताइए यह एक सफल योजना हुई या फिर असफल योजना हुई, बताइए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इस उद्देश्य से क्या कहलाई? एक सफल योजना कहलाई। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके ट्राइफेड। 1987 में किसकी स्थापना हुई थी? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या था? ट्राइफेड था आपका द ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। द ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि जो जनजातियां होती हैं उनके उत्पादों को बेचने के लिए, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनको आत्मनिर्भर करने के लिए एक ट्राइफेड, एक संगठन की स्थापना की गई थी। जो आदिवासी होते हैं उनके जो सामान, उनके जो उत्पाद होते हैं उनको बेचने के लिए एक मार्केट प्रोवाइड कराता है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड आगे समझ में, ट्राइफेड क्या करता है? आपकी जो जनजातियां होती हैं उनको एक मार्केट उपलब्ध कराता है अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, अपने उत्पादों को विकसित करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्राइफेड। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, पूछता है ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे समझ। स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और क्या हुआ था? देखिए इसको आपने उतार लिया होगा, चलिए आगे लिख लेते हैं। और क्या हुआ था? 1988 में 12 अप्रैल 1988 को क्या हुआ था? सेबी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपके जो स्टॉक जो बाजार होता है, जो शेयर मार्केट होता है उसका कंट्रोल करता है। तो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसको ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी ये फुल फॉर्म को याद रखना, पूछ सकता है
तो इस सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। इसका काम क्या है? जो आपका शेयर मार्केट होता है उसको कंट्रोल करना सेबी का कार्य होता है। इसका जो एक्ट आया था, जो सेबी एक्ट आया था, वो आपका आया था 1992 में, यानी कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना पहले हो गई थी, लेकिन जो सेबी का जो एक्ट, जो अधिनियम आया था, वो आपका 1992 में आया था, 4 साल बाद आया था। ठीक है, आगे समझ सेबी के बारे में। और जो इसमें महत्वपूर्ण जो बात हुई थी वो हुई थी आपकी 1989, अप्रैल 1989। अप्रैल 1989 में क्या हुआ था? जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। इसमें क्या हुआ था? जवाहर रोजगार जो योजना थी उसमें जो ग्रामीण इलाकों में जो बेरोजगार जो मनुष्य थे, बेरोजगार जो आदमी थे, उनको रोजगार दिलाने के लिए क्या चलाया गया था? जवाहर रोजगार योजना। और ये कब चलाई गई थी? अप्रैल 1989 में। ठीक है, ऐसे ही इसी की तर्ज पर शहरों में जो मनुष्य बेरोजगार थे उनको रोजगार दिलाने के लिए चलाई गई थी नेहरू रोजगार योजना। तो वो कब चलाई गई थी? इसके ज्यादा दिन बाद नहीं, इसके लगभग 6 महीने बाद, अक्टूबर 1989 में। तो अक्टूबर 1989 में क्या चलाया गया था आपका? अक्टूबर 1989 में क्या चलाया गया था? नेहरू रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना। तो नेहरू जो रोजगार योजना थी, ये आपकी किस लिए थी? ये आपकी थी शहरों में जो रोजगार थे उनको उपलब्ध कराना, जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या चलाई गई थी? अक्टूबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना। और सबसे महत्वपूर्ण जो 1985 में क्या हुआ था? लोग बेघर थे। देखिए, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी भारत देश की, और अर्थव्यवस्था मजबूत ना होने के कारण जो लोग थे वो कच्चे घरों में रहते थे, उन पर घर नहीं थे, वो धूप छांव ताप सबको सहन करते हुए बिना घर के जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए पूरे 1 करोड़ लोगों को आवास देने के लिए 1985 में चलाई थी इंदिरा आवास योजना। क्या? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना चलाई गई थी 1985 में। कौन को? लोगों को, जो आपके पुअर जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, ग्रामीण इलाकों के, शहरी इलाकों के जो गरीब लोग थे, उनको घर उपलब्ध कराने के लिए, उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छा आवास जिसमें वो अपने जो भी फैमिली है उसको धूप ताप छाव से बचा सके, अपना जीवन ठीक ठाक तरीके से व्यतीत कर सके, इसलिए इंदिरा आवास योजना 1985 में चलाई गई थी। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990। उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता, आधुनिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। लक्ष्य 5% रखा गया था, जबकि प्राप्त आपका 6.1% हुआ था। इसमें स्थापना हुई थी ट्राइफेड की, ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो जनजातीय उत्पाद को एक मार्केट उपलब्ध कराता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना, जो शहरों में जो शहरी जो इलाके थे उनमें जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनको रोजगार दिलाने के लिए 12 अप्रैल 1988 को सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो आपका शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। वर्तमान में जो इसकी हेड है, जो पहली महिला, आपका स्टैटिक में और करंट अफेयर में पूछ सकता है कि सेबी की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो है माधवीपुरी बुच। तो इसको भी याद रखना आप। कौन? माधवीपुरी बुच। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। तो याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये आपका मुंबई में है। इसको भी याद रखना, पूछ सकता है कि सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई में है। इसकी अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। 12 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट 1992 में आया था। 1989 में जवाहर रोजगार योजना, जो कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए शुरू की गई थी। 1985 में जिनके पास आवास, जिनके पास घर नहीं था, उनको घर और आवास उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। तो ये थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के उद्देश्य से होने वाली है। ये सब आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपनी नोटबुक पे लिखते हुए एज ए नोट्स के रूप में लिखते हुए चलना। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजनाओं से कितने प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सब आपका यहाँ पर क्लियर होता हुआ जा रहा है। अब हम देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना हो गई, लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था?
भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा दे दिए थे, आवास के लिए पैसा निकाला था, तो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई थी। इसलिए यहाँ पर एक इकोनॉमिक प्लान लाया गया। वो क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस समय क्या हुआ था, जो 1990 था, 1990 में जब 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी, तो उस समय भारत पर केवल 15 दिन का ही धन शेष रह गया था खर्चा चलाने के लिए। लेकिन 15 दिन का, इतनी बड़ी भारत की इकोनॉमी, केवल 15 दिन का जो धन शेष था, केवल 15 दिन अपना खर्चा चला सकता था भारत, ऐसी स्थिति में आ गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, क्योंकि बहुत ही ज्यादा योजनाओं में पैसा खर्च हो चुका था। तो हमारा जो भारत देश था उस पर कुछ भी धन नहीं बचा था। इसने मदद भी मांगी बहुत से देशों से, लेकिन उस समय भी उनकी अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर जब 1990 में अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, तो अमेरिका से भारत देश ने अनाज भी मांगा था, लेकिन अनाज में क्या, उसने, अमेरिका ने सड़ा गला हुआ अनाज भारत देश को दे दिया, और एक धोखे के रूप में वह उभर के भारत के सामने आया। तो देखिए 1990 के बाद क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था में थोड़े से चेंजेस किया गए थे, जो कठिन जो नियम थे उनको सरल बनाया गया था, एवं एलपीजी सुधार आया, एवं एलपीजी सुधार आया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, ये उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, एवं ग्लोबलाइजेशन, जिसमें क्या हुआ, वैश्वीकरण, यानी कि आपका उदारीकरण आया, उदारीकरण आपका, फिर आया था निजीकरण, उसके बाद आपका आया था वैश्वीकरण। तो इन जो ये तथ्य थे, इन पर बल दिया गया, और एलपीजी का जो अग्रदूत कहा जाता है वो आपके पूर्व प्रधानमंत्री, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर एलपीजी के बारे में पूरे विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक चल रहा है हमारा पंचवर्षीय योजनाओं से चल रहा है। तो देखिए अब हम देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपको एलपीजी सुधार समझ आ गया होगा। ये 2 वर्ष चला था, 1990 से लेकर 1991 तक, और 1991 से लेकर 1992 तक। तो ये 2 वर्ष चला था। इसने जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, कब से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 1990, 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1991 तक, फिर 1 अप्रैल 1991 से लेकर 31 मार्च 1992 तक एलपीजी सुधार चला। फिर उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो अब प्रश्न बनेगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, वो थी आपकी 1992 से लेकर 1997 तक, 1992 से लेकर 1997 तक। और इसका जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था वो था मानव संसाधन विकास करना। मानव के जो संसाधन होते हैं जिनसे वह जीवन व्यतीत करता है, उनका विकास करना। तो क्या थे? मानव संसाधन का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6, और जबकि प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त हुआ था 6.8। तो पूछेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1992 से 1997 तक। उद्देश्य क्या था? मानव के जो जीवन व्यतीत करने के लिए जो महत्वपूर्ण जो संसाधन होते थे उनका विकास करना। लक्ष्य क्या रखा गया था? 5.6%, जीडीपी का 5.6% लक्ष्य रखा गया था, एवं प्राप्त हुआ था 6.8%। 5.6% लक्ष्य रखा गया, जबकि उस लक्ष्य को प्राप्त, उस ये एक सफल योजना कहलाई। लक्ष्य को प्राप्त करके लक्ष्य से भी ज्यादा 6.8% हमारे भारत देश ने प्राप्त किया था। और क्या हुआ था? 15 अगस्त, इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी। यह स्कूलों में क्या हुआ था, जो प्राइमरी जो स्कूल 1 से 8 तक के थे, उनको दोपहर के समय बच्चों को भोजन की व्यवस्था, जिससे वो शिक्षा की तरफ थोड़े से जागरूक हो, शिक्षा की तरफ बढ़े, और जो घर वाले हैं वो खाने के लालच में आकर कम से कम बच्चों को शिक्षा की ओर भेजें। शिक्षा जगत में उजाला करने के लिए 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, जिसमें दोपहर के समय एक टाइम प्राइमरी के जो बच्चे थे 1 से 8
8वीं क्लास तक के जो बच्चे थे उनको भोजन मिला करता था। तो ये इसकी मिड डे मील की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब 1993 में एक और महत्वपूर्ण जो बात हुई थी 1993 में, जो यहाँ पर आपकी 1985 में इंदिरा आवास योजना जो चलाई गई थी, इंदिरा आवास योजना चलाई थी, उससे बहुत सारे लोगों को मकान तो मिल गए थे रहने के लिए, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाए थे। तो इसलिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चलाई गई? तो 1993 में चलाई गई। मिड डे मील स्कीम कब चलाई गई? 15 अगस्त 1995 को चलाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? 5.8, प्राप्त हुआ था 6.8, ठीक है ना। लक्ष्य रखा गया था 5.6, प्राप्त हुआ था 6.8। उद्देश्य क्या था? मानव के जो संसाधन थे उनका विकास करना। 1992 से 1997 इसका कार्यकाल था। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, उसमें क्या हुआ था? आप अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना में केवल कुछ नहीं रह जाता, केवल एक दो क्वेश्चन बनेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, वरना उसके बाद योजनाओं पर इतना असर होना इतना, क्योंकि वो फिर आपके थोड़ी सी ले में आ गई थी ना, राइमिंग में आ गई थी, जिससे लोगों को अब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने लगा। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरती जा रही थी। तो इसके बाद जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो फिर भी एक बार उनको देख लीजिए। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, आपकी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1997 से लेकर 2002 तक। देखिए 2002 तक। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि सबसे पहले इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए मेरे अनुसार जो भारत देश के इतिहास में, भारत देश के इतिहास से लेकर वर्तमान तक आज तक जो सबसे अच्छा जो पॉलिटिक्स जो रहा है वो लगभग 2002 का रहा है, क्योंकि इस समय भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति दो ऐसे महान व्यक्ति थे जो दोनों ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहे। जबकि आज तक क्या हुआ है, कभी राष्ट्रपति अगर अनपढ़, कभी राष्ट्रपति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता तो कभी प्रधानमंत्री ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता। अगर प्रधानमंत्री ज्यादा होशियार है तो राष्ट्रपति थोड़ा सा कम होशियार मिलेगा, अगर राष्ट्रपति होशियार है तो आपका प्रधानमंत्री थोड़ा सा कमजोर मिलेगा। लेकिन जो 2002 में क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी तो सबसे बढ़कर थे ही, लेकिन उनसे भी बढ़कर थे आपके कौन? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के राष्ट्रपति के पद पर थे 2002 में। ठीक है, आगे समझ। तो सबसे बेस्ट जो जोड़ी थी आज तक की वो अटल बिहारी वाजपेयी और आपके एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की थी। तो आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ था, इसका जो उद्देश्य था वो था न्यायपूर्ण वितरण। भारत में आपकी इस समय जो गरीबी को मिटाने के लिए, 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि रोजगार संपूर्णतः मिल नहीं पा रहा था, आवास के लिए प्रयास किए जा रहे थे, रोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन भुखमरी से निजात पाने के लिए न्यायपूर्ण वितरण, गरीबों को भोजन मिल सके इसलिए न्यायपूर्ण वितरण के लिए उद्देश्य रखा गया 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिससे गरीब को भोजन मिल सके। यह नहीं कि अमीर अपना घर भरता जाए लेकिन गरीब के लिए कुछ ना बचे, लेकिन उस गरीब के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उस गरीब की आंखों में उस भुखमरी की आग को देखते हुए न्यायपूर्ण वितरण उद्देश्य रखा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना था, यह था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी में। तो क्या हुआ था, अब 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में आगे क्या हुआ था, 9 मई 1998 को क्या हुआ था, पोखरण में आपको ज्ञात होगा परमाणु संयंत्र हुआ था। परमाणु संयंत्र 2 हुआ था 1998 में, जिसको 1998 का पोखरण परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है। तो पोखरण में क्या हुआ था, परमाणु संयंत्र हुआ था। तो 1998 में ध्यान रखना, 2 मई 1998 पूछता है कि पोखरण में परमाणु संयंत्र कब हुआ था या किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 मई 1998 को पोखरण में परमाणु संयंत्र हुआ था। यह आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 26 जुलाई
26 जुलाई 1999 में कारगिल विजय, ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल विजय, जो कारगिल पर जो जीत पाई थी, कारगिल पर जो जीत पाई थी भारतीय सेना ने, ये बहुत ही एक उम्दा, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली जीत थी कारगिल विजय। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल जो विजय दिवस मनाया जाता है वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टैटिक में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब आगे और क्या था? 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में लोगों को शिक्षा की तरफ जागरूक करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था सर्व शिक्षा अभियान। सबको शिक्षा मिलेगी, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सबको शिक्षित करने के लिए। इनका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें, सबको पढ़ाने के लिए, सबको बढ़ाने के लिए 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। देश के शिक्षा की तरफ जागरूक करने के लिए विभिन्न विभिन्न अभियानों का प्रयोग किया गया जिससे हमारा देश पढ़ सके, आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। 1997 से 2002 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण था। 2 मई 1998 को पोखरण परमाणु संयंत्र हुआ था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय हुआ था। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान, भारत को सर्व जगत पूरे भारत को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किसने चलाया था? वो चलाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसका नारा क्या था? सब पढ़े सब बढ़े, पूरे भारत देश को शिक्षित करने के लिए। अब ये था आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब हम चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था। 9वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए मैंने जैसे बताया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका कुछ ही महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाते हैं जो समझने योग्य हैं, क्योंकि उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग संभल चुकी थी। तो जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक थी? तो वो थी 2002 से लेकर 2007 तक। 2002 से लेकर 2007 तक। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? समाज में क्या था? न्याय की हीन भावना थी कि जो अमीर लोग थे उनको न्याय मिल जाता था, लेकिन जो गरीब लोग थे उनको न्याय नहीं मिल पाता था। तो इसलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए समाज को एक सामाजिक न्याय एवं समता, सबके लिए समान न्याय हो सके, इसलिए सामाजिक न्याय उद्देश्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। और एवं समता आर्थिक विकास, एवं समता आर्थिक विकास, समता आर्थिक विकास, सबको समान रूप से विकसित करने के लिए उद्देश्य भी रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, जो ध्यान देने योग्य जो बात है, इसमें शुरुआत हुई थी नरेगा की, जो रोजगार के लिए, क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था में संभलता तो जा रहा था लेकिन रोजगार की अब भी कमी थी। आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लोग, भारत को अमीर बनाना है तो अमीरों को अमीर बनाने से नहीं, गरीबों को अमीर बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। तो उसी गरीबी को, उसी बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम चलाया गया था नरेगा। इसका आपको पता होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना हुई थी। इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? रोजगार दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? रोजगार दिवस। रोजगार दिवस। देखिए अब मैं नरेगा को आपको पूरा यहां समझाता हूं। देखिएगा नरेगा, ये आपका नरेगा है। इसकी फुल फॉर्म आप पर आती होगी, नहीं आती तो याद लिख लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 को हुई थी। नरेगा की स्थापना क्या हुई थी? 2 फरवरी 2006 को हुई थी। और इसमें क्या था कि 100 दिन की गारंटी ली जाती थी, 100 दिन का कार्य दिया जाता था। जो बेरोजगार इंसान था, प्रधान के द्वारा, जो ग्रामीण इलाके का जो सर्व मुख्य जो इंसान होता है प्रधान, उसके द्वारा 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए आश्वासन दिया जाता था नरेगा में, जो कि उसको 1 साल में कम से कम 100 दिन की मजदूरी जरूर मिलेगी। अगर उसका 100 दिन का काम नहीं लगता फिर भी उसको रोजगार, जितनी भी उसकी मजदूरी होती थी, 100 दिन की कम से कम उसको मजदूरी जरूर मिलेगी। तो यह था नरेगा में। तो और क्या हुआ था? 2008 में यह पूरे भारत में फैल गया।
नरेगा क्या हुआ था 2 फरवरी 2006 में तो शुरू हुआ था, लेकिन पूरे भारत में ये कब फैल गया था? पूरे भारत में ये लागू हो गया था 2008 में, और 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं नरेगा से संबंधित जो आपको ध्यान रखनी है। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मनरेगा। मनरेगा में क्या था? महात्मा गांधी जोड़ दिया था मनरेगा। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या बन गई थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी क्या थी नरेगा की? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। मनरेगा का क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आ गया होगा समझ? ये था आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें मुख्यतः यही महत्वपूर्ण था कि नरेगा, जो कि भारत में रोजगार के उद्देश्य से चलाई गई थी, जिससे संपूर्ण भारत में रोजगार उपलब्ध हो सके, गरीबी को मिटाया जा सके एवं सबको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके। क्योंकि गरीबों को अगर रोजगार मिलेगा तभी आर्थिक विकास संभव था, क्योंकि अमीर बहुत कम लोग थे और गरीब बहुत ही ज्यादा संख्या में थे। अब आ जाइए 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 2007 से लेकर 2012 तक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य रखा गया था? तीव्र एवं समावेशी विकास, यानी कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लोगों का विकास हो सके, यह था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। एवं इसका जो लक्ष्य था वो रखा गया था 8.1%। कितना रखा गया था? 8.1%। और प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त हुआ था 8%। 8%। प्राप्त कितना हुआ था? 8%। तो प्रश्न बनता है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा जीडीपी का प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। सबसे ज्यादा, जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ था 8% 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका उद्देश्य था तेजी से विकास करना एवं सबका विकास करना, तेजी से एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास करना। कब से कब तक थी? 2007 से 2012 तक। अब क्या था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी 2012 से लेकर 2017 तक। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी वो 2012 से लेकर 2017 तक थी। लेकिन आपको पता है कि 2014 में चुनाव हुए और उसमें क्या था? कांग्रेस जो पार्टी थी उनको पराजित होना पड़ा एवं बीजेपी पार्टी ने भारत में झंडे गाड़ दिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के पद से नवाजा गया। तो उन्होंने क्या हुआ था? 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की थी, हम योजना आयोग को बंद करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि यह अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और उसकी तर्ज पर 1 जनवरी 2015 से चलाया गया था आपका नीति आयोग। नीति आयोग जिसको भारत के थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं, नीति आयोग। इसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं। तो 2012 की जो आपकी 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ज्यादातर महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि लगभग ये 2014 में खत्म कर दी गई थी। यही प्रश्न बन सकता है नीति आयोग से, लेकिन फिर भी उद्देश्य को ध्यान में रखिएगा, तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। तो ये थी आपकी पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो आज खत्म हो चुकी हैं। अब ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसको थोड़ा पीछे करके थोड़ा धीरे से देखिएगा। लगभग मैं उम्मीद रखता हूं आपको सब समझ में आया होगा। परीक्षा को उद्देश्य से आपने खूब अच्छी तरह पढ़ा होगा, नोट्स बना लिए होंगे, एक भी नंबर आप कटने नहीं दोगे। पूरे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। पूरी 12 पंचवर्षीय योजना है, छोटी छोटी 15-15, 20-20 मिनट की 3 क्लासेज हैं। एक बार जरूर देख के जाना, नंबर कटने ना पाए। 1 नंबर से काफी अंतर पड़ सकता है, इसलिए उस नंबर को बचाना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।